नमस्ते दोस्तों, यू आर वॉचिंग GY इनसाइट्स। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एल्गोरिदम जिसका नाम है जी एल्गोरिदम। ये एक स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम है। बहुत सारे मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस एल्गोरिदम पे बेस्ड हमसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए अब इस एल्गोरिदम के बारे में समझते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इस एल्गोरिदम को कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है s और एक पैटर्न दिया हुआ है p। क्वेश्चन ये है कि हमें इस पैटर्न p को इस स्ट्रिंग में ढूंढना है कि वो कितनी बार अकर कर रहा है। तो अगर हम देखें कि ये पैटर्न इस स्ट्रिंग में कहाँ कहाँ आ रहा है, तो एक abc ये रहा, एक abc ये एंड एक ये, तो 3 टाइम्स ये पैटर्न इस स्ट्रिंग में अकर कर रहा है। अब जिस किसी ने भी जी एल्गोरिदम नहीं पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेगा। जनरली उसकी अप्रोच यही रहेगी कि वो एक पॉइंटर यूज करेगा i और स्ट्रिंग के हर इंडेक्स को ट्रेवर्स करने की कोशिश करेगा और हर इंडेक्स से पैटर्न की लेंथ की एक सब स्ट्रिंग उठाएगा। जैसे इस केस में पैटर्न की लेंथ है हमारे पास 3, तो हमने 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना और 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग इस पैटर्न से मैच की। क्या CAA ABC से मैच कर रहा है? नहीं, तो हम इंडेक्स को यानी पॉइंटर को आगे इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर हमने दोबारा से एक 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग उठाई। क्या AAB ABC से मैच कर रहा है? नहीं, तो इस तरह हम सारी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे और जैसे जैसे हमें पैटर्न के मैच की सब स्ट्रिंग्स मिलती रहेंगी हम अपने आंसर को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। पर क्या आपको लगता है कि ये अप्रोच एक एफिशिएंट अप्रोच है? तो ये थी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। पर अगर हम इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे गौर करें तो आपको क्या लगता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी? हम स्ट्रिंग के हर इंडेक्स के लिए पैटर्न की लेंथ की सब स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास n गिवन है और पैटर्न की लेंथ हमारे पास n गिवन है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m into n, जो कि है क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और कई बार क्वेश्चंस में हमें ऐसे टाइम कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन नहीं एक्सेप्ट हो पाता। तो आखिर हम इसे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने के लिए जी एल्गोरिदम बना है। अब हम जी एल्गोरिदम के बारे में समझते हैं। जी एल्गोरिदम समझने के लिए जरूरी है हम जी एरे समझें। आखिर जी एरे है क्या और हम एक स्ट्रिंग के लिए कैसे जी एरे बना सकते हैं। जी एरे की लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ के ही बराबर होती है। अगर स्ट्रिंग की लेंथ n है तो हम n लेंथ का ही जी एरे बनाते हैं और उसे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, मतलब उसकी सारी वैल्यूज इनिशियली 0 होती हैं। उसमें हम ये स्टोर करते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग के ith कैरेक्टर से और स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से कैरेक्टर्स को मैच करना शुरू करें तो मैक्स टू मैक्स कितने कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, ये चीज हम जी एरे के ith इंडेक्स पे स्टोर करते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे पास यहाँ एक स्ट्रिंग दी हुई है s, हमें इसका जी एरे क्रिएट करना है, तो आखिर हम कैसे करेंगे? अब 0 से तो हम नहीं स्टार्ट कर सकते जी एरे बनाना, तो 0 को हम इनिशियली स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ मतलब स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स से ही 0th इंडेक्स को मैच करना स्टार्ट करेंगे फिर तो सारी स्ट्रिंग ही मैच कर जाएगी। तो इसलिए हम 0th इंडेक्स को स्किप करते हैं और फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया और इधर हम स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमने चेक किया क्या फर्स्ट इंडेक्स और 0th इंडेक्स मैच कर रहा है, तो यहाँ तो स्टार्टिंग में ही अनमैच्ड कैरेक्टर्स हैं, तो हमने यहाँ पे 0 स्टोर कर दिया। फिर अब हम आ गए सेकेंड इंडेक्स पे, फिर हमने a चेक किया। अब हमने दोबारा से स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से और सेकेंड इंडेक्स से मैच करने शुरू किए कैरेक्टर्स, a और a मैच कर रहा है। फिर हमने नेक्स्ट कैरेक्टर देखा, b और b भी मैच कर रहा है। फिर हमने नेक्स्ट कैरेक्टर देखा, तो नेक्स्ट है a और इधर भी a, तो a और a फिर से मैच कर रहा है यानी 3। फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे गए d और b, अब अनमैच्ड कैरेक्टर्स आ गए, तो मैक्स टू मैक्स हमारे पास कितने कैरेक्टर्स मैच कर रहे थे? a b a यानी 3 कैरेक्टर्स। तो हम अपने जी एरे में सेकेंड इंडेक्स पे 3 स्टोर करेंगे कि सेकेंड इंडेक्स से अगर हम कैरेक्टर्स मैच करना शुरू करते हैं स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से, तो हमारे पास मैक्स टू मैक्स 3 कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं। अब हम सेम चीज थर्ड इंडेक्स के लिए करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि b से अगर हम स्टार्ट करें स्ट्रिंग को मैच करना तो कितने कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं? b और a मैच ही नहीं कर रहे, ये तो फर्स्ट ही अनमैच्ड कैरेक्टर है, तो मतलब 0 कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। सेम फोर्थ स्ट्रिंग के लिए a से चेक करेंगे स्टार्ट करना, a और a मैच कर रहे हैं 1 कैरेक्टर, फिर d और b मैच कर रहे हैं
मैच कर रही है, तो मतलब मैक्सिमम 1 लेंथ की सब स्ट्रिंग मैच कर रही है गिवन स्ट्रिंग से, तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे 1। देन सिमिलरली 5th से D तो अनमैच्ड है तो 0। सिमिलरली 6th से C भी अनमैच्ड है A से तो 0। फिर हमने 7 से स्टार्ट किया तो हमने A और A मैच कर रहे हैं, देन फिर B और B भी मैच कर रहे हैं 2, A और A मैच कर रहे हैं 3, देन B और D अनमैच्ड है, तो मतलब यहाँ भी मैक्स कितने कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, 3 कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से, तो हम यहाँ पे 7th इंडेक्स पे स्टोर करेंगे 3। सिमिलरली 8th इंडेक्स पे D और A अनमैच्ड है तो 0। 9 कैरेक्टर से देखते हैं, 9th इंडेक्स से A और A मैच कर रहे हैं पर B और D अनमैच्ड है, तो मैक्सिमम 1 कैरेक्टर मैच कर रहा है। तो फिर अब 10th पे देखते हैं, B और A मैच नहीं कर रहे तो 0, C और A भी मैच नहीं कर रहे तो 0, A और A मैच कर रहे हैं, B और A अनमैच्ड हैं तो मतलब 1। सिमिलरली A और A मैच कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 क्योंकि A और B मैच नहीं कर रहे, और सिमिलरली इधर 14th इंडेक्स पे भी 1, तो ये बन गया है हमारा Z एरे। अब हम इसमें ध्यान दें तो हम स्ट्रिंग के हर इंडेक्स से जो सब स्ट्रिंग बन रही है उसे हम गिवन स्ट्रिंग से मैच कर रहे हैं, और कितनी मैक्स टू मैक्स लेंथ की स्ट्रिंग मैच कर रही है हमारी गिवन स्ट्रिंग से वो हम अपने Z एरे में स्टोर कर रहे हैं। तो क्या हम इस Z एरे को किसी तरह पैटर्न मैचिंग के लिए यूज कर सकते हैं? 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि आखिर कैसे हमने जो ये Z एरे बनाया है इसे पैटर्न मैचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आइए समझते हैं। अब सपोज कीजिए हमें एक पैटर्न गिवन है P जो कि है A B C, और हमें बताना है कि ये पैटर्न इस स्ट्रिंग में कितनी बार अकर कर रहा है। हमने Z एरे बनाने का एल्गोरिदम तो समझ लिया कि कैसे Z एरे बनाते हैं। अब देखते हैं कि पैटर्न को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि Z एरे बनाते हुए हम कोई भी एक इंडेक्स उठा लेते थे और वहां से जितनी मैक्स टू मैक्स सब स्ट्रिंग हमारी स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग से मैच कर रही है वो हम Z एरे में स्टोर करते रहते थे। और अब हमें पैटर्न मैचिंग में ये करना है कि हमारा पैटर्न उस इंडेक्स की सब स्ट्रिंग से कितना मैच कर रहा है। हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा पैटर्न स्ट्रिंग में अकर कर रहा है, तो हम हर इंडेक्स से स्ट्रिंग की पैटर्न की लेंथ की सब स्ट्रिंग उठाते हैं और पैटर्न से मैच करते हैं। तो Z एरे बनाते हुए हम स्टार्टिंग से मैच कर रहे थे और पैटर्न को मैच करते टाइम हम इस P स्ट्रिंग से मैच कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि Z एरे बनाने का जो एल्गोरिदम है हम उसे यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हम जो P स्ट्रिंग हमें दी हुई है इसे हम गिवन स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। कैसे? हमने इसे ADC को इस स्ट्रिंग के आगे लिख लिया। इससे क्या होगा, अब हमारे पास जो नई स्ट्रिंग बनी हम इसका Z एरे बनाएंगे, तो इसमें हम क्या स्टोर करते रहेंगे, किसी भी एक इंडेक्स से हम चेक करेंगे कि स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से और उस इंडेक्स से कितने मैक्स टू मैक्स कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। तो हम अब इस नई स्ट्रिंग का Z एरे बनाएंगे। जो हमारे पास नई स्ट्रिंग बन रही थी पैटर्न P और प्रीवियस स्ट्रिंग S को कंकैटिनेट करके, अब हमने उसका Z एरे बना लिया है। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो पैटर्न P है वो कितनी बार प्रीवियस स्ट्रिंग में अकर कर रहा है। तो बस ये चेक करने के लिए क्या हम इतनी सी चीज ही चेक कर सकते हैं कि जो Z एरे में है अगर में उसमें कोई भी ऐसी वैल्यू है जो पैटर्न की लेंथ के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस इंडेक्स से जो सब स्ट्रिंग बन रही होगी वो पक्का पैटर्न से मैच कर रही होगी। तो कैसे ये हम कह सकते हैं, अब हम इस Z एरे में देखते हैं। तो इस Z एरे में ये वैल्यू 6 है, पैटर्न की लेंथ है 3, तो ये वैल्यू पैटर्न की लेंथ के ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यहाँ से जो सब स्ट्रिंग बन रही है वो क्या है, ADC ABA। तो ये पूरी सब स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग की नई स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से मैच कर रही है। तो क्योंकि इसकी लेंथ 6 है तो इसका मतलब जो हमारा पैटर्न है उसकी लेंथ तो 3 ही है, तो मतलब पक्का कम से कम 3 कैरेक्टर्स तो मैच कर ही रहे होंगे ना, तभी तो यहाँ पे हमने 6 लिखा है कि 6 कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा पैटर्न एक बार अकर कर रहा है। सिमिलरली एक बार यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है, ये भी ग्रेटर देन 3 है, तो इसमें भी हम सेम चीज कह सकते हैं कि अगर 4 कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं ADCA हमारी नई स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से, तो इसका मतलब कम से कम ADC तो मैच कर ही रहा होगा ना यहाँ। तो इसका मतलब हमने जो Z एरे बनाया हम उसमें बस इतना चेक कर लेंगे कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू हैं हमारी पैटर्न की लेंथ के, और वही होगा हमारा आंसर कि हमारा पैटर्न P S में कितनी बार अकर कर रहा है।
पॉइंट जो यहाँ नोट करने वाला है वो ये है कि जब भी आप जी एरे में ये चेक करना स्टार्ट करेंगे कि कितने नंबर्स पैटर्न की लेंथ के बराबर हैं या उससे बड़े हैं, तो हमेशा पैटर्न की लेंथ जितने इंडेक्सेस आगे से स्किप करने हैं, यानी यहाँ पैटर्न की लेंथ 3 है तो हमें 3 इंडेक्सेस स्किप करने हैं और यहाँ से चेक करना शुरू करना है। और ऐसा क्यों है, ये चीज आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम इस एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। तो ये है हमारा मेन पार्ट इस एल्गोरिदम का, और हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है s और एक पैटर्न दिया हुआ है p a b c, और हमें इस पैटर्न की अकरेंसेस इस स्ट्रिंग में बतानी है। तो जैसा कि हमने एल्गोरिदम में समझा है, हम सबसे पहले इस पैटर्न को इस स्ट्रिंग के आगे अपेंड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग s को ही p प्लस s के इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास जो नई स्ट्रिंग s है वो क्या बन जाएगी, a b c, और पीछे ये सारी स्ट्रिंग जो कि हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी। अब हमें इस कोड का ड्राई रन करना है। तो ये हो गया हमारा पैटर्न p और ये हो गई हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कोड में क्या क्या पॉइंटर्स हैं। हमने 3 पॉइंटर्स लिए हैं, एक लिया है l, एक लिया है r और एक i। l और r उस सबस्ट्रिंग को डिनोट करेंगे कि जितनी सबस्ट्रिंग करंटली हमारी मैच कर रही है स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग से, और जो ith पॉइंटर है उसे हम यूज करेंगे इस नई वाली स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंटर है i वो 1 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने ऑलरेडी समझा कि जो स्टार्टिंग ऑफ द इंडेक्स है, मतलब 0th इंडेक्स है, उससे तो सारी स्ट्रिंग ही मैच कर रही होगी, तो उससे स्टार्ट करने का तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनिशियली हमारे लेफ्ट पॉइंटर की जो वैल्यू है वो 0 है, यानी वो 0th इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और राइट पॉइंटर की वैल्यू भी 0 है, वो भी 0th इंडेक्स को ही पॉइंट करेगा, और i की वैल्यू 1 है, तो i हमारा b को पॉइंट कर रहा होगा। अब जैसे ही हम फॉर लूप में एंटर करेंगे, सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोड समझना है। हमें i और r को कंपेयर करना है। क्या r की वैल्यू i से ज्यादा है? नहीं, अभी तो नहीं है, तो हम सिंपली नेक्स्ट पार्ट में मूव कर जाएंगे, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमने एक व्हाइल लूप का यूज किया हुआ है। उसमें क्या है कि हम तब तक कैरेक्टर्स चेक कर रहे हैं जब तक कि जो i वाले कैरेक्टर्स हैं वो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग से मैच कर रहे हैं, और जैसे जैसे कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं हम जी एरे में साथ के साथ वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। तो अब इस केस में देखते हैं, हमारा जो ith पॉइंटर है वो b को पॉइंट कर रहा है, और स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग में a है, तो हमने a और b को कंपेयर किया तो कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा, तो सिंपली हमारा जो व्हाइल लूप है वो अब हम उससे बाहर आ जाएंगे, और इधर हमने जी एरे में एज वैल्यू 0 थी, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुई, तो 0 ही रहेगा। देन अब हम थर्ड पार्ट पे मूव ऑन कर गए। तो थर्ड पार्ट में हम क्या चेक कर रहे हैं कि i प्लस z ऑफ i इनिशियली फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और z ऑफ i यानी कितने मैच कैरेक्टर्स मैच कर रहे थे, कोई भी कैरेक्टर नहीं मैच कर रहा था, वैल्यू 0 थी, तो यानी 1 प्लस 0 1, और क्या वो 1 r से बड़ा है, मतलब अब जितनी करंटली मैच की सबस्ट्रिंग, क्या वो ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट और राइट के बाहर चली गई, हाँ लेफ्ट और राइट से आगे है हमारा i, तो हम लेफ्ट और राइट को अपडेट कर देंगे। तो अब जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो i के बराबर बन जाएगा, और राइट पॉइंटर उसके कि कितनी हमारी सबस्ट्रिंग मैच कर रही थी, b तक ही मैच कर रही है, तो राइट भी 1 के बराबर हो जाएगा, और i को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट आइटरेशन पे आ गए। तो अब सेम चीज जो हमने पहले की हम दोबारा से c के लिए चेक करेंगे, और हमारा जो लेफ्ट और राइट है वो भी अपडेट हो गया, r हमारा b को पॉइंट करेगा और लेफ्ट भी हमारा b को पॉइंट करेगा। तो अब हम c पे आ गए, तो हम दोबारा से फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे, क्या i की वैल्यू लेस देन r है, नहीं है, तो हम सेकेंड पार्ट पे चले गए। तो अब हम तब तक कैरेक्टर्स मैच करेंगे जब तक कि वो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग से मैच कर रहे होंगे। तो c तो a से मैच नहीं कर रहा, तो इसमें भी वैल्यू 0 रहेगी, और सेम थर्ड पार्ट पे हमारा l और r अपडेट हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, ये भी r भी हमारा 2 हो जाएगा, और i हम जैसे ही नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएंगे, अब हमारा i 3 हो गया। अब हम थर्ड आइटरेशन पे चेक करेंगे। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ आइटरेशन पे भी, क्योंकि फर्स्ट से वो मैच नहीं कर रहे, तो उसमें भी वैल्यू 0 ही रहेंगी। तो अब हम सीधा देखते हैं फिफ्थ आइटरेशन पे। तो अब हमारा i फिफ्थ इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और l और r फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो अब हम अपने a को मैच करेंगे a से, तो a और a मैच कर रहे हैं, तो हमने अपना z ऑफ i यानी z ऑफ 5
इंक्रीमेंट कर दिया, 0 से 1 हो गया। अब हम उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर को मैच करेंगे। वो नेक्स्ट कैरेक्टर पे हम कैसे पहुंचेंगे, जो i प्लस जेड ऑफ i है वो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि अब z ऑफ i मतलब z ऑफ 5 हमने इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया और अभी इंडेक्स हमारा i है, तो i प्लस 1 यानी कि b को हम डिनोट कर रहे होंगे और s ऑफ z ऑफ i हमारा क्या डिनोट कर रहा होगा, z ऑफ i की वैल्यू इनिशियली अभी 1 है, तो मतलब हमें फर्स्ट इंडेक्स यानी कि b से कंपेयर करना है इसको। b और b मैच कर रहे हैं तो हमने इसे दोबारा से एक और बार इंक्रीमेंट कर दिया, ये हो गया 2। अब सिमिलरली अब हमारी z ऑफ i की वैल्यू 2 हो गई, तो i प्लस 2 यानी i प्लस z ऑफ i c को डिनोट करेगा और इधर z ऑफ i इस वाले c को डिनोट करेगा, तो c और c मैच कर रहे हैं, दोबारा से इंक्रीमेंट कर दिया। सिमिलरली फिर हम d पे पहुंच गए, d और d मैच किए, ये भी मैच कर रहे हैं तो इसे इंक्रीमेंट कर दिया, ये हो गया 4। अब हमने नेक्स्ट कैरेक्टर चेक किया, क्या c और b मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे, तो यहीं पे हमारा लूप ब्रेक हो गया और हम अपने थर्ड पार्ट पे पहुंच गए। थर्ड पार्ट में अब हमें क्या चेक करना है, क्या हमारे i प्लस z ऑफ i यानी फिफ्थ इंडेक्स, z ऑफ i यानी 4, हमें पता है कि इनिशियली यहाँ से लेकर के फोर्थ इंडेक्स मतलब यहाँ से प्लस 4 c तक की d तक की हमारी स्ट्रिंग जो है वो मैच कर रही है, तो यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि ये नई सब स्ट्रिंग है जो अब हमारी मैच कर रही है, तो हमारा l और r इस सब स्ट्रिंग को डिनोट करना चाहिए, तो वही चीज हम थर्ड पार्ट में चेक कर रहे हैं कि क्या ऐसा है कि अब जो हमारा i प्लस d है यानी कि 5 प्लस 4 है 9 बड़ा है r से। हाँ, अब जो हमारा r है वो पीछे रह चुका है पर हमारी मैच्ड सब स्ट्रिंग आगे चली गई, तो हम अपने l और r को नए मैच सब स्ट्रिंग से अपडेट कर देंगे, तो अब हमारे l की क्या वैल्यू हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी i के बराबर, यानी कि अब हमारा l यहाँ पे पॉइंट करेगा 5 हो जाएगा और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, i प्लस z ऑफ i, नई सब स्ट्रिंग जो मैच कर रही है उसका एंड यानी कि 5 प्लस 4 9 को पॉइंट करेगा। तो अब b के लिए ऑलरेडी मैंने ये यहाँ वैल्यू 0 रख रखी है, तो मैं दोबारा से इसके लिए सॉल्व नहीं करूंगी, तो मैं पहले यहाँ पर जो इनिशियली कैलकुलेटेड वैल्यू थी अभी वही रख दूंगी और मिनिमम ऑफ r माइनस आई क्यों आखिर, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि सपोज ये जो b है यहाँ से तो मेरी ज्यादा लेंथ की सब स्ट्रिंग मैच कर रही है पर जो नेक्स्ट b मैं मैच कर रही हूँ उसके आगे इतनी सब स्ट्रिंग है ही नहीं, तो इस वजह से दोनों में से जो मिनिमम होगा मैं वो वैल्यू यहाँ पे रखूंगी। तो अब सिक्स्थ इंडेक्स पे 0 आ गया, अब हम सेकेंड पार्ट पे चले गए। अब दोबारा से हमने जहां तक की मैच कर रखी है मतलब जहां तक की वैल्यू हमने इस एरे में रख दी कि हाँ इतनी स्ट्रिंग तो मैच करी है, ये हम ऑलरेडी पहले कभी कैलकुलेट कर चुके थे, अब उससे आगे की अब कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसलिए सेकेंड पार्ट हम ट्रेवर्स करेंगे। i प्लस z ऑफ i अभी भी 0 ही है, तो हमें यहीं से ही मैच करना शुरू करना है, तो यहीं से ही अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें पता है कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा, b और a मैच नहीं कर रहे, तो इस वजह से यहाँ पे भी 0 ही आएगा। सिमिलरली c और d के लिए भी 0 ही आएगा, तो अब हम दोबारा से यहाँ पे पहुंच गए, जब हमारा i यहाँ पे आ गया जो कि r के बराबर है, जैसे ही ये r के बराबर आएगा तो हमारी जो लास्ट वाली कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसी तरह ट्रेवर्स करते करते हम अपनी फाइनल z एरे बना लेंगे। तो ये है हमारा फाइनल z एरे जो कि हम ड्राई रन से बना सकते हैं, और आप अपना जो अब z एरे बनाएंगे इससे आप मैच भी कर सकते हैं। अब z एरे हमारा बन गया, तो अब हमारा लास्ट पार्ट क्या रहेगा हमारे एल्गोरिदम का, हमें z एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हम ट्रेवर्सल पैटर्न की लेंथ के नेक्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पैटर्न की लेंथ है 3, तो हम 3 इंडेक्सेस स्किप कर देंगे और इस इंडेक्स से पैटर्न को z एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो चेक करेंगे कि कोई ऐसा नंबर है जो कि पैटर्न की लेंथ के बराबर है या उससे बड़ा है, तो हमने चेक किया 0, इट इज लेस देन द लेंथ ऑफ द पैटर्न, तो नेक्स्ट चेक किया दोबारा से 0, फिर आया हमारे पास 4 पैटर्न की लेंथ से बड़ा है, तो हम अपने आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे, जो कि पहले 0 था अब वो इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। देन उसके बाद हमने चेक किया 0 0 0 0 एंड देन 3 भी पैटर्न की लेंथ के बराबर है, तो हम अपने आंसर को एक और बार इंक्रीमेंट कर देंगे 2, देन हमारे पास दोबारा से 0 है। तो इस तरह हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया जो कि है 2, कि जो हमारा पैटर्न है वो हमारी स्ट्रिंग में 2 टाइम्स अकर कर रहा है। अब हम इस
एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो देखा जाए तो हम इस एल्गोरिदम में अपनी स्ट्रिंग को एक बार पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं और हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है m+n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m+n होगी। प्लस हम साथ में पैटर्न को भी एक बार मैच करेंगे, बट इतना हमें पता है कि हम हर इंडेक्स के लिए पैटर्न को दोबारा से, पैटर्न यानी कि हमारी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग, इसको दोबारा से मैच नहीं कर रहे, हम सीधा ही उस पार्ट से मैच करना शुरू कर रहे हैं जितना हम पहले मैच कर चुके हैं उससे आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से इन शॉर्ट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हो जाएगी m+n। तो अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो हमने एक एक्स्ट्रा z array बनाया है, उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गई m+n। क्यों? क्योंकि m का तो पैटर्न हो गया और n लेंथ की हमारे पास स्ट्रिंग हो गई, तो इन टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास आ गई m+n। तो ये था हमारा z एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम पे बेस्ड बहुत सारे लीड कोड पे हार्ड क्वेश्चंस भी हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।